हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। सेशन में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज के इंपॉर्टेंट न्यूज पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, पॉलिटी वीकली के इस वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन प्रोग्राम में करंट अफेयर्स की न्यूज को इस प्रकार से प्रसारित करने का प्रयास किया जाता है कि इसमें संबंधित खबर के यूपीएससी से संबंधित सभी आयामों पर दृष्टि डाली जा सके। साथ ही सेशन के अंत में खबरों से संबंधित यूपीएससी की प्रारंभिक अथवा मुख्य परीक्षा में विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों या आगामी परीक्षा में संभावित प्रश्नों को भी प्रदान किया गया है, जिनके सही उत्तर इस सेशन की समाप्ति के बाद आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर के साथ पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर इंस्टाग्राम चैनल विरद लाइव से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। सेशन को अंत तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। और हाँ, एक जानकारी आपको और दे देता हूं कि अब स्टडी IQ IAS हिंदी पर द हिंदू 2.0 हिंदी में न्यूज एनालिसिस सुबह 9 बजे सोमवार से शुक्रवार मेरे द्वारा आपको प्रसारित करके प्रदान किया जा रहा है। तो आप सभी लोग वहां पर भी डेली न्यूज अपडेट के लिए और द हिंदू एनालिसिस के लिए जरूर जुड़ें। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर पुनर्विचार व आवश्यक संशोधन हेतु संयुक्त संसदीय समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है। एक महत्वपूर्ण कदम के अंतर्गत संयुक्त संसदीय समिति ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 में 14 संशोधनों को मंजूरी दी है, जबकि 44 अन्य संशोधनों को खारिज कर दिया गया है। पारित किए गए एक प्रमुख संशोधन में प्राधिकरण की नियुक्ति का मुद्दा भी शामिल है। इससे पहले कलेक्टर को प्राधिकरण बनाया जाता था, लेकिन अब राज्य सरकार प्राधिकरण की नियुक्ति करेगी, चाहे वह आयुक्त हो या सचिव। वक्फ पैनल में संसद के दोनों सदनों में 31 सदस्य हैं, एनडीए से 16, जिसमें भाजपा से 12 शामिल हैं और विपक्षी दलों से 13। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी से 1 सदस्य और एक अन्य नामित सदस्य हैं। प्रस्तावित विधेयक की धारा 3C के खंड 2 को 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया, जिसमें सरकार को यह तय करने का अधिकार देने की मांग की गई कि वक्फ के रूप में दी गई संपत्ति सरकारी भूमि है या नहीं। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या ऐसी कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति है, तो उसे अधिकार क्षेत्र वाले कलेक्टर को भेजा जाएगा, जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं और अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगा। इस प्रावधान का अनिवार्य रूप से यह अर्थ है कि विवाद की स्थिति में वक्फ ट्रिब्यूनल के बजाय कलेक्टर को निर्णय लेने का अधिकार देने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। समिति की चर्चा में एक और संशोधन का संबंध वक्फ बोर्ड की संरचना से था। सरकार ने 2 के बजाय 3 सदस्य होने का प्रस्ताव रखा था, जिसमें एक इस्लामी विद्वान भी शामिल था। विपक्ष ने इसका भी विरोध किया। इसके अलावा वक्फ संपत्तियों की प्रविष्टि को 6 महीने से बढ़ाने पर भी चर्चा हुई है। फिलहाल लंबे समय से विवाद का यह मुद्दा एक नई व्यवस्था में स्थापित करने वन बिल के रूप में कितना सफल हो पाता है, समय ही बताएगा। आइए अब नजर डालते हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुने गए एक महत्वपूर्ण फैसले पर। दरअसल अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक मृतक ईसाई के दफन के संबंधित अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय सुनाते हुए धार्मिक अधिकारों और दफन प्रथाओं या अंतिम संस्कार से जुड़े संवेदनशील मामले में कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। यह मामला छत्तीसगढ़ से जुड़ा है, जहां मृतक के परिवार ने अपने पूर्वजों के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार करने की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसके लिए किसी अन्य कब्रिस्तान का सुझाव दिया था। मामला तब सामने आया जब छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति समुदाय के एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। मृतक, जिसने पहले ही ईसाई धर्म अपना लिया था, के परिवारजनों ने मांग की कि उसे उसी कब्रिस्तान में दफनाया जाए जहां उसके हिंदू पूर्वज दफन हैं, लेकिन राज्य सरकार ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि ईसाइयों के लिए एक अलग कब्रिस्तान निर्धारित है, जो गांव से 20 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। राज्य सरकार ने तर्क दिया कि धर्मांतरण के बाद मृतक को समुदाय के पारंपरिक कब्रिस्तान में दफनाने से कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। वहीं मृतक के बेटे ने इस फैसले का विरोध किया और अदालत का दरवाजा खटखटाया। उनका कहना था कि उनके पिता अनुसूचित जनजाति समुदाय के सदस्य थे और केवल धर्म परिवर्तन से उनके अंतिम संस्कार के अधिकारों में बदलाव नहीं होना चाहिए। ये मामला सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय पीठ के समक्ष पहुंचा, जिसमें न्यायमूर्ति BV नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे।
लेकिन दोनों न्यायाधीशों की राय इस मामले में भिन्न थी और पीठ इस मुद्दे पर आम सहमति नहीं बना सकी। हालांकि देखते हुए कि मृतक का शव 7 जनवरी से मुर्दा घर में ही पड़ा था, उन्होंने मामले को बड़ी पीठ के पास भेजने से इनकार कर दिया। इसके बजाय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए अदालत ने अंतिम संस्कार के लिए निर्देश जारी किए। अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतक को 20 किलोमीटर दूर स्थित ईसाई कब्रिस्तान में दफनाया जाए, जैसा कि राज्य सरकार ने प्रस्तावित किया था। साथ ही अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अंतिम संस्कार की पूरी प्रक्रिया के दौरान मृतक के परिवार को हर संभव रसद सहायता उपलब्ध कराई जाए। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस निर्णय का उद्देश्य केवल तत्काल मामले की समस्या का समाधान करना है, ताकि मृतक के अंतिम संस्कार में और देरी ना हो। यह मामला धार्मिक अधिकारों, समुदायों की परंपराओं और धर्म परिवर्तन से जुड़े सामाजिक एवं कानूनी मुद्दों को उजागर करता है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में पोस्ट ग्रेजुएट यानी परास्नातक मेडिकल प्रवेश में डोमिसाइल यानी कि निवास आधारित आरक्षण को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। कोर्ट ने अपनी व्याख्या में कहा है कि आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, जो सभी नागरिकों को मजबूत कानून के समक्ष समानता और समान संरक्षण का अधिकार देता है। न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय, न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति SVN भट्टी की 3 सदस्यीय पीठ ने फैसला सुनाया, जिससे पूरे देश में पीजी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ जाएगा। आपको बता दें कि अदालत ने जोर देकर यह कहा है कि पीजी मेडिकल प्रवेश में निवास आधारित आरक्षण अनुमेय नहीं है, क्योंकि यह अनुच्छेद 14 के सिद्धांतों के खिलाफ है। न्यायमूर्ति धूलिया ने फैसला पढ़ते हुए कहा है कि हम सभी भारत के निवासी हैं, कोई अलग प्रांतीय या राज्य निवास नहीं है। हमारा निवास केवल एक ही है और वो है भारत। हमें देश में कहीं भी निवास चुनने और स्वतंत्र रूप से व्यापार या पेशा अपनाने का अधिकार है। संविधान हमें पूरे भारत में किसी भी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश लेने का अधिकार भी देता है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण मिसाल स्थापित करता है, जिससे सुनिश्चित होगा कि पीजी मेडिकल कोर्सेज में प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर होगा, जिसका मूल्यांकन नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यानी नीट के माध्यम से किया जाएगा। कोर्ट ने माना कि स्नातक MBBS स्तर पर कुछ हद तक डोमिसाइल आधारित आरक्षण की अनुमति को दे सकता है। हालांकि पीजी मेडिकल कोर्सेज में जहां विशेषज्ञता और उच्च कौशल की आवश्यकता होती है, ऐसे आरक्षण लागू करना असंवैधानिक होने के साथ साथ असुरक्षित भी होगा। हालांकि कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यह फैसला पहले से दिए गए डोमिसाइल आरक्षण को प्रभावित नहीं करेगा। जो छात्र वर्तमान में पीजी कोर्सेज कर रहे हैं या पहले से ऐसे आरक्षण के तहत स्नातक हो चुके हैं, वे इस नए फैसले से अप्रभावित रहेंगे। कर्नाटक सरकार ने लाइलाज बीमारियों से ग्रसित रोगियों के गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के बाद आया है, जिसमें गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया था। आइए इस ऐतिहासिक बदलाव और इसके प्रभावों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कर्नाटक सरकार ने राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड गठित करने के आदेश जारी किए हैं, ताकि लाइलाज रोगियों की लिविंग विल यानी जीवित वसीयत के आधार पर गरिमापूर्ण मृत्यु के अनुरोधों पर विचार किया जा सके। लिविंग विल, जिसे एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव यानी AMD भी कहा जाता है, लाइलाज रोगियों या वनस्पतिक अवस्था वेजिटेटिव स्टेट में जीवित रहने वाले मरीजों को यह अधिकार देता है कि वे जीवन रक्षक उपचार के बारे में अपनी इच्छा जाहिर कर सकें। यानी कि वेजिटेटिव स्टेट कोमा से भिन्न अवस्था होती है, क्योंकि इसमें रोगी पूरी तरह से बेहोश नहीं होता। यह एक दीर्घकालिक स्थिति है जो वर्षों तक बनी रह सकती है और समय के साथ रोगी के होश में आने की संभावना कम होती जाती है। इस अवस्था में रोगी के शरीर से कार्य सामान्य रूप से चलते रहते हैं, लेकिन वह अपने आसपास की घटनाओं पर प्रतिक्रिया नहीं दे पाता। इस निर्णय के साथ ही कर्नाटक केरल के बाद दूसरा राज्य बन गया है जहां इस तरह की व्यवस्था लागू की गई है। यह कदम सुप्रीम कोर्ट के 2023 के फैसले के बाद आ गया है, जिसमें लिविंग विल को लागू करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया था और 2018 के निष्क्रिय इच्छा मृत्यु यानी पैसिव यूथेनेशिया से जुड़े मामले के फैसले में संशोधन किया गया था। लिविंग विल से तात्पर्य उस लिखित बयान से है जिसमें किसी व्यक्ति की चिकित्सा उपचार से संबंधित इच्छाओं का विवरण होता है, विशेष रूप से ऐसे मामलों में जब मरीज अपनी सहमति व्यक्त करने में सक्षम नहीं होता। इसे अग्रिम निर्देश भी कहा जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि जब रोगी के ठीक होने की कोई उम्मीद ना हो तो उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली के माध्यम से कृत्रिम रूप से जीवित
न रखा जाए। आपको बता दें कि वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु और लिविंग विल को वैधता की मान्यता दी थी। कोर्ट ने कहा है कि अनुच्छेद 21 के तहत जीवन का अधिकार में गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार शामिल हैं, जिसमें लाइलाज रोगियों के लिए इच्छा मृत्यु की प्रक्रिया को सुगम बनाना शामिल है। 2023 के फैसले में कोर्ट ने इस प्रक्रिया को और सरल और स्पष्ट बनाते हुए इस व्यवस्था की न्यायिक निगरानी की आवश्यकता को हटा दिया। अब लिविंग विल को केवल एक नोटरी या गेजेटेड अधिकारी द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता होगी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह दस्तावेज स्वेच्छा से हस्ताक्षरित किया गया है। इसके साथ साथ न्यायालय ने मेडिकल बोर्ड की संरचना और कार्यप्रणाली को भी स्पष्ट किया। नई व्यवस्था के तहत कर्नाटक के सरकारी अस्पतालों में प्राथमिक और द्वितीयक मेडिकल बोर्ड गठित किए जाएंगे। ये बोर्ड लिविंग विल के आधार पर मरीजों के निकटतम संबंधियों द्वारा जीवन रक्षक उपचार वापस लेने यानी विड्रॉल ऑफ लाइफ सस्टेनिंग थेरेपी WLST के अनुरोधों की समीक्षा करेंगे। कर्नाटक सरकार का यह फैसला भारत के स्वास्थ्य और कानूनी व्यवस्था में एक अहम कदम है। यह न केवल लोगों को उनके अंतिम समय की देखभाल को लेकर सूचित और सम्मानजनक निर्णय लेने का हक देता है, बल्कि लाइलाज बीमारी से जूझ रहे मरीजों के परिवारों की भावनात्मक और नैतिक दुविधाओं को भी समझने और कम करने की दिशा में मदद करता है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में विधेयकों को मंजूरी न दिए जाने से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान वहां के राज्यपाल RN रवि द्वारा राज्य विधानमंडल द्वारा भेजे गए 12 विधेयकों को मंजूरी न देने के फैसले पर तीखे सवाल उठाए। इनमें से कुछ विधेयक लगभग 3 साल या उससे अधिक समय से लंबित थे। अदालत ने यह समझने की कोशिश की कि इन विधेयकों में कौन सा ऐसा विशेष महत्वपूर्ण मुद्दा था जिसके कारण इन्हें इतने लंबे समय तक सहमति न देते हुए निष्क्रिय रखा गया। बीते दिनों फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में जस्टिस JB पादरीवाला और R महादेवन की पीठ तमिलनाडु सरकार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका राज्यपाल द्वारा विधेयकों को मंजूरी देने में कथित देरी के खिलाफ दायर की गई थी। ये विधेयक मुख्य रूप से उच्च शिक्षा और राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति से संबंधित थे। राज्यपाल के कार्यालय का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल R वेंकट रमणी ने देरी का बचाव करते हुए ये तर्क दिया कि विधेयकों में राष्ट्रीय निहितार्थ वाले प्रावधान शामिल हैं, जिसके कारण इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना आवश्यक था। सहमति, असहमति और समय सीमा से जुड़ा यह मामला तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल के बीच विवादपूर्ण गतिरोध को दर्शाता है, जो भारतीय राज्य व्यवस्था की मूल समस्याओं में से एक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत जनवरी 2020 से अप्रैल 2023 के बीच 12 विधेयकों को तमिलनाडु सरकार द्वारा राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया था। हालांकि राज्यपाल ने ना तो स्वीकृति दी और ना ही विधेयकों को पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल को वापस किया। इसके बजाय उन्होंने इन विधेयकों को स्वीकृति के लिए लंबे समय तक लंबित रखा। सहमति मिलने में विलंब होने से निराश तमिलनाडु सरकार ने नवंबर 2023 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। इसके कुछ ही समय बाद राज्यपाल ने 2 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया और शेष 10 विधेयकों पर अपनी सहमति रोक दी। इसके जवाब में तमिलनाडु विधानसभा ने एक विशेष सत्र में इन 10 विधेयकों को पुनः पारित किया और इन्हें राज्यपाल के पास फिर से भेज दिया। इस बार राज्यपाल ने सभी 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इन सभी मामलों में से एक विधेयक को राष्ट्रपति ने स्वीकृत कर लिया, जबकि 7 को खारिज कर दिया और 2 को बिना विचार किए छोड़ दिया गया। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राकेश द्विवेदी, मुकुल रोहतगी, AM सिंघवी और P विल्सन ने राज्यपाल पर राजनीतिक विरोधी और संवैधानिक तानाशाह के रूप में कार्य करने का आरोप लगाया है। उन्होंने तर्क दिया है कि एक बार जब विधेयक विधानसभा द्वारा पुनः पारित कर दिया गया तो राज्यपाल के पास स्वीकृति देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। स्वीकृति न देकर राज्यपाल ने जनता की इच्छा को नकार दिया है, जो उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से व्यक्त की गई थी। वहीं अटॉर्नी जनरल वेंकट रमणी ने जवाब दिया कि राज्यपाल ने जिम्मेदारी से काम किया है, क्योंकि उच्च शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। उन्होंने तर्क दिया कि विधेयकों का उद्देश्य विश्वविद्यालयों में नियुक्ति और कुलपतियों पर राज्य सरकार के अधिकार को विस्तृत करना था। इसके राष्ट्रीय निहितार्थ थे। उन्होंने आगे कहा कि राज्यपाल ने विधेयकों का गहन मूल्यांकन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजने का विकल्प चुना। हालांकि अदालत इन तर्कों से संतुष्ट नहीं हुई। न्यायमूर्ति पादरीवाला ने राज्यपाल के कार्यों की वैधता पर सवाल उठाते हुए कहा कि आप कह रहे हैं कि मैं सहमति नहीं देता, लेकिन साथ ही आप उनसे विधेयकों पर पुनर्विचार करने के लिए नहीं कहेंगे। यह गतिरोध अनुच्छेद 200 के तहत पूरी प्रक्रिया को विफल कर देगा।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के कार्यालय से विधेयकों की मंजूरी में हुई देरी और राष्ट्रपति को संदर्भ भेजने के औचित्य से संबंधित समसामयिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने की मांग की। इस सुनवाई ने निर्वाचित राज्य सरकारों और नियुक्त राज्यपालों के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया, जिससे भारत में संवैधानिक ढांचे में शक्ति संतुलन को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय न केवल इस मामले को सुलझाने में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि भविष्य में ऐसे ही विवादों के लिए महत्वपूर्ण मिसाल भी पेश कर सकेगा। आइए नजर डालते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधेयक में प्रस्ताव है कि कलेक्टर को यह तय करने का अधिकार होगा कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। विधेयक राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियों के लिए प्राधिकरण प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। विधेयक 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 या फिर 1, 2 और 3। अगला प्रश्न है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? विधेयक राज्य सरकार को वक्फ संपत्तियों के लिए प्राधिकरण नियुक्त करने की अनुमति देता है। विधेयक में प्रस्ताव है कि वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों का निर्णय करेगा। विधेयक वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करता है। या फिर विधेयक में वक्फ बोर्ड में 3 सदस्यों के होने का प्रावधान है, जिसमें 1 इस्लामी विद्वान शामिल होगा। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 2023 के निर्णय में गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार को जीवन के अधिकार के अंग के रूप में मान्यता देने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का हवाला दिया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 या फिर अनुच्छेद 32? अब अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे virad.dubey@studiiq.com इस मेल पर ईमेल कर सकते हैं। प्रश्न है, कर्नाटक सरकार के लिविंग विल को लागू करने और राज्य के अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड का गठन के निर्णय के महत्व पर चर्चा करें। यह निर्णय गरिमापूर्ण मृत्यु के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के 2023 के निर्णय से किस प्रकार मेल खाता है? भारत में रोगियों, परिवारों और स्वास्थ्य सेवा प्रणाली पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन भी करें। अब इस प्रश्न का क्या दृष्टिकोण होगा, एक बार इस पर नजर डालें। सबसे पहले अपने प्रश्न का उत्तर परिचय के साथ शुरू करें, जिसमें लिविंग बिल की अवधारणा और भारत में इसकी कानूनी मान्यता के बारे में संक्षेप में बताएं। सर्वोच्च न्यायालय का 2023 का निर्णय प्रक्रिया के सरलीकरण और न्यायिक निगरानी को हटाने सहित निर्णय के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालें। फिर चिकित्सा बोर्डों के गठन और जीवन रक्षक उपचारों को वापस लेने के अनुरोधों को संशोधित करने में उनकी भूमिका की चर्चा करें। महत्व के दृष्टिकोण से विश्लेषण करें कि यह निर्णय रोगियों को कैसे सशक्त बनाता है, इनकी स्वायत्तता का सम्मान करता है और परिवारों के लिए भावनात्मक और नैतिक दुविधाओं को कम करता है। लास्ट में चुनौतियों और निहितार्थ कार्यान्वयन में संभावित चुनौतियों में भारत के स्वास्थ्य सेवा और कानूनी ढांचे पर इसके व्यापक प्रभाव को संशोधित करें। इसके बाद निष्कर्ष में सम्मानजनक मृत्यु के अधिकार को बनाए रखने में इस निर्णय के महत्व और अधिक दयालु स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को आकार देने में इसकी भूमिका का सारांश दें। अगला प्रश्न है, वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के महत्व पर चर्चा कीजिए। यह भारत में वक्फ संपत्तियों के संबंधित मुद्दों को हल करने का प्रयास कैसे करता है? इस प्रश्न के दृष्टिकोण में मुख्य संशोधनों पर प्रकाश डालें, जैसे कलेक्टर की भूमिका, राज्य सरकार के अधिकार और वक्फ बोर्ड की संरचना। इसके शासन और अल्पसंख्यक अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा करें। अगला प्रश्न है, विधायी प्रक्रिया में संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की भूमिका पर वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। इस प्रश्न के दृष्टिकोण में जेपीसी के कार्यों, विधेयकों की जांच में इसकी भूमिका तथा समिति में बहुमत और विपक्षी आवाजों के बीच संतुलन पर चर्चा की जा सकती है। आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन में बस इतना ही। फिर मुलाकात करेंगे अगले रविवार शाम 6 बजे। तब तक अपना ख्याल करिएगा। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।